हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणव कुमार आप लोगों के बीच में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक नए बैंकिंग एक्सपीरियंस के तौर पे आपको किस तरह से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से आप मॉक टेस्ट ले जिससे कि आपका परफॉर्मेंस दिनों दिन अच्छा हो और आप जो है एग्ज़ाम में सफल हो पाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन सही स्ट्रेटजी ना होने के कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे एक अपना स्ट्रेटजी डिस्कस किया जाए, जो कि मैंने भी फॉलो किया था और मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आरआरबी ऑफिसर स्केल में सिलेक्शन हुआ है। और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में भी बहुत ही कम मार्क्स से रह गया था। 0.8 0.7 मार्क्स से मेरा रह गया था, वरना उसमें भी मेरा सिलेक्शन पक्का था। हालांकि मैंने थोड़ा अपना लूजनेस भी दिखाया था क्योंकि आरआरबी का मेरा एग्ज़ाम्स अच्छा चला गया, तो उसके बाद मेरा आईबीपीएस का रिटेन था, तो मैंने थोड़ा उसमें ढिलाई ज़रूर की, वरना मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो पाता। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग इस वीडियो की शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं उनका पैटर्न लगभग सेम है। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में थोड़ा कम होता है एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के मुकाबले, लेकिन पैटर्न जो है लगभग सेम है तीनों ही एग्ज़ाम्स में। तीनों ही एग्ज़ाम्स में 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना होता है, उसका कोई भी मार्क्स फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें ऐड नहीं होता। इसीलिए प्रीलिम्स को सिर्फ आप क्वालिफाई करने पे ध्यान देंगे। उसके बाद आपका आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम का मार्क्स कंसीडर किया जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, और उसके बाद इंटरव्यू। तो हम लोग शुरू करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेंस एग्ज़ाम्स जो है उसका तैयारी अभी आप चाहें तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसको लेकर चिंतित ना हो। मेंस को लेकर पहले आप पूरा ध्यान प्रीलिम्स पे फोकस करें, लेकिन साथ में मैं एक ऐसा चीज़ भी आपको बताऊंगा जिससे आपका मेंस का भी तैयारी ना करते हुए भी आपका कहीं ना कहीं हो रहा होगा, और फिर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो स्ट्रेटजी हम बताएंगे, और मैंने भी वही स्ट्रेटजी फॉलो किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर एसबीआई की बात की जाए तो, या आईबीपीएस पीओ की बात की जाए तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। वहीं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्वांट और रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश नहीं होती है। लेकिन मैं इस तरह से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा तैयारी करें जिससे आप तीनों एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर सकें, जैसा कि मैंने किया था। मैंने एसबीआई पीओ की तैयारी शुरू की थी, लेकिन मेरा तैयारी मतलब ऐसा हो गया था जिससे मैंने तीनों एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करे और तीनों ही क्लियर कर लिए थे। तो अगर आप ये 3 चीज़ लेके चलते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो आप ये तीनों एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, और अच्छा तैयारी है तो आप तीनों ही क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब है आप तीनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना आपका तैयारी हो चुका है। तो अगर इंग्लिश की बात की जाए सबसे पहले, तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है कम्प्रीहेंसन। आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, आप किस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं और समझते हैं और कितना जल्दी समझते हैं, ये मायने रखती है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ लें तो आपका कम्प्रीहेंसन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कोई बुक्स पढ़ पाते हैं, अगर नॉवल पढ़ पाते हैं, मैगजीन्स पढ़ पाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ पाएँ, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश में है कम्प्रीहेंसन,
मैंने भी यही सेम चीज़ किया था। मैंने कभी ग्रामर्स और वोकैबलरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, बस कम्प्रिहेंशन अच्छा था, और जिसके कारण मेरा हमेशा इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे। प्रीलिम्स में 22-23 तो आ ही जाते थे 30 में, और ये एक अच्छा स्कोर है। बहुत लोग नहीं ला पाते हैं, हालांकि बहुत लोग 26-27 भी लाते हैं, 30 भी लाते हैं, लेकिन आपको उतना भी मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बस एक डिसेंट स्कोर चाहिए जिससे आप क्वालिफाई कर जाए। फिर मेंस में आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेंस में भी ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर हमेशा कम से कम आधे से 1 घंटा पढ़िए। आपका इंग्लिश खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ग्रामर की बात है, तो ग्रामर आप 100 गोल्डन रूल बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखी है, टेलीग्राम्स पे आपको मिल जाएंगे। आप वो उठाइए और उसको रिवाइज कर जाइए, 5 दिन 10 दिन कर लीजिए, वो काफ़ी है। उसके बाद आप क्वेश्चन चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग से अगर नहीं भी करेंगे तो जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो आपका खुद ब खुद प्रैक्टिस होते जाएगा। तो ये आपका हो गया। और तीसरा, मैं वोकैबलरी को मानता हूँ। वोकैबलरी में आप कुछ वर्ड्स चाहे तो याद कर सकते हैं, जैसे द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आपको कुछ वर्ड मिले तो आप याद कर लीजिए। या फिर अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते थे वोकैबलरी के लिए, तो मैं एक नॉर्मल लेविस की बुक रिकमेंड करूँगा, वो आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है, पढ़ने में मज़ा भी आता है और बड़ी ही आसानी से आपको वर्ड्स याद हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर आप 1000 से लेके 1500 वर्ड्स तक आप उसमें याद कर सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मार्क्स वाइज ब्रेकअप देखा जाए इंग्लिश का, तो कम्प्रिहेंशन का लगभग 15 मार्क्स का आ जाएगा। अगर कम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप पैसेज कर पाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आसानी से कर पाएंगे, मैच द कलम्स अच्छे से कर पाएंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप 15 मार्क्स का आराम से कर सकते हैं। ग्रामर आप अगर ठीक करते हैं तो 10 मार्क्स तक का आप मान के चलिए ग्रामर का इम्पोर्टेंस है। एंड 4 to 5 मार्क्स वोकैबलरी, जैसे पैसेज में ही 1-2 क्वेश्चन वोकैबलरी से पूछ लिया जाता है, या कभी कभी फ्रेजल वर्ब के बेस्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन सा फ्रेज यहाँ पे फिट होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंग्लिश आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वांट की तरफ। तो क्वांट का भी सिलेबस बहुत ही भास्ट नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप आसानी से 25 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर भी आप 25 मार्क्स ला सकते हैं, और एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 25 अगर आप लाते हैं तो अच्छा स्कोर है, आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो क्वांट की बात की जाए तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये तीनों मिला के 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको बस स्पीड की ज़रूरत है, वो तो आप सबको आता है। 5th-6th क्लास स्टैंडर्ड का सिंप्लीफिकेशन होता है, जोड़ घटाव गुणा बाकी से नहीं आता। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप स्पीड गेन कर पाए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत ही आसान होता है और उसका ट्रिक्स भी होता है, उससे आप कर सकते हैं। नंबर सीरीज़ की बात है तो कुछ रिपीटेड नंबर सीरीज ज़्यादातर आते हैं। अगर 5 दिए हैं तो 3 तो आसानी से बन जाएंगे। एक तो कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी लॉजिक नहीं आते रहता है, तो आप 1-2 छोड़ भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप नंबर सीरीज पूरा ही कर पाए, और बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं, मतलब समय के अंदर। अन्यथा समय काफ़ी हो तब तो कर ही सकते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा समय लगता है तो लोग छोड़ भी देते हैं। तो लेकिन सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक आप 100% करके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये तीनों सेक्शन से लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद DI आपका आता है, DI से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर अरिथमेटिक से 10 to 15 क्वेश्चन, 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो दोनों मिला के 25 और उधर से 10, तो टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्वांट में। और ये आपका हो जाएगा। अगर आप DI के लिए चाहते हैं तो DI के लिए आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके हाई लेवल DI प्रैक्टिस कर लीजिए, और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन ये तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स में जो बचाता है अरिथमेटिक, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक को आप टॉपिक वाइज ब्रेकअप कर लीजिए और टॉपिक वाइज प्रिपेयर करिए। जैसे प्रॉफिट लॉस अलग से कर लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से अलग से कर लीजिए। उसके बाद
एज बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन है, जो भी है आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करिए अरिथमेटिक से। और ये मत सोचिए कहीं एक टीचर का ले लें और बस कर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जिस टीचर का भी अच्छा लगे, और आप एसएससी लेवल का थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको मेंस में भी हेल्प होगी। डीआई भी जो आप बनाएंगे तो थोड़ा अपर लेवल का डीआई बनाएंगे, ताकि आपका मेंस का भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन होता हुआ चलेगा, और जिससे कि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी। जब आप एग्ज़ाम्स देने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई टफ क्वेश्चंस आया, क्योंकि आपका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा ऊंचा था। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ ये सारी चीज़ों की आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं भी उपलब्ध करवा सकता हूँ, मेरे पास हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अरिथमेटिक। अगर आप बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नहीं उतना क्लियर होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में करके बताएं, कमेंट्स करें, और मैं कोर्स भी एक ला सकता हूं अगर आप लोग चाहेंगे तो ये रहा क्वांट का आपका। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग में इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सेकेंड क्लास का बच्चा भी कर सकता है, इतना आसान होता है। और आप नहीं मानेंगे, मेंस एग्जाम्स में भी इनइक्वालिटी से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए थे, आप बताइए, वो भी डायरेक्ट। उसके बाद इनइक्वालिटी से अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछते हैं भी हैं, या दोनों मिला के भी कई बार पूछ लेते हैं। तो दोनों मिला के आप देख सकते हैं 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग में। उसके बाद आपका रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ कोडिंग आता है, जिससे 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मशीन इनपुट के बारे में आप जानते हैं, उससे कभी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, और ज़्यादातर मशीन इनपुट मेंस में ही आते हैं। प्रीलिम्स में बहुत कम चांस रहते हैं, हालांकि 10% चांस है जो मशीन इनपुट आ जाए। तो मशीन इनपुट में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप थोड़ा फास्ट उसको लिख पाते हैं तो आप आसानी से 2 से 3 मिनट में इसको कर लेंगे। उसके बाद पजल्स की बात जाए, सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो होता है रीजनिंग में वो यही होती है, पजल्स। लेकिन पजल्स पे जाने से पहले हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और डेटा सफिशिएंसी से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। और इसके अलावा अगर मिसलेनियस पार्ट्स में कुछ देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पोजीशंस बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार लेफ़्ट टू राइट से कौन सा पोजीशन होगा, एक बहुत बड़ा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है थर्ड टू राइट, इस तरह से कुछ पूछा जाता है। आप शायद किए भी होंगे, और अगर आप नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, वो आप मॉक जब आप देंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और रीजनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पजल्स है, और पजल्स जिनका अच्छा हो गया तो उनका एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन पक्का है। पजल्स में आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें सर्कुलर हो गया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, 1 लाइनर 2 लाइनर। उसके बाद आपका फ्लोट बेस्ड पजल्स आ गया। फ्लोट बेस्ड पजल्स में कई बार एज बेस्ड या चॉइस बेस्ड और बहुत सारे फ्लोट बेस्ड पजल्स में बन सकते हैं पजल्स। तो इसके अलावा एक और आता है सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के लिए, जैसे हाइट दिया हुआ है या वेट दिया हुआ है या कुछ भी नंबर ऑफ़ आइटम्स दिया हुआ, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो इससे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, और ये काफ़ी आसान होता है। और पजल्स में ये सबसे आसान होता है डिसेंडिंग असेंडिंग अरेंजमेंट वाला, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। पजल्स के लिए आप जो है, अगर आपको बेसिक, आप बहुत ही नए एस्पिरेंट है तो आप पजल्स कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा अनअकैडमी पे अंकुश लांबा सर हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं जाके, उनका 1000 पजल का सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेसिक क्लियर होने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, और बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और आप अगर अच्छा स्पीड गेन कर लेंगे तो सारा पजल्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में। मेंस में तो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी
मेंस में आपको पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। 50% से भी लेस क्वेश्चंस आप करते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें रही। इसके अलावा अगर मॉक टेस्ट की बात की जाए, जो मॉक टेस्ट किस तरह से दिया जाए, तो वो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर अपनी सजेशंस दें, या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा जहाँ तक हो सके। धन्यवाद।